हेलो। आज के एपिसोड में मैं बात करूंगा महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की ज़िंदगी के बारे में, जिनके बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। तो आज का शीर्षक है महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त की आज़ाद भारत में मिली गुमनाम जिंदगी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में क्रांतिकारियों का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। क्रांतिकारियों ने ही बहादुरी और साहस का परिचय देकर अंग्रेजों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। भारत के महान क्रांतिकारियों में से एक थे बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त को देश ने सबसे पहले सेंट्रल असेंबली संसद भवन में भगत सिंह के साथ बम फेंकने की घटना से जाना। ब्रिटिश राज्य के तानाशाही कानून का एक और जन विरोधी बिल पास होने जा रहा था, तब लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए असेंबली में बम फेंकने की योजना बनी। पहले बनी योजना में दत्त के साथ सुखदेव, क्रांतिकारी सुखदेव को असेंबली में जाना था। जब भगत सिंह का रूस जाने का कार्यक्रम स्थगित हो गया, तब सुखदेव के स्थान पर भगत सिंह को दत्त के साथ बम फेंकने के लिए 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली भेजा गया। योजना के अनुसार दोनों ने ही दर्शक दीर्घा की खाली जगह पर बम फेंका। इधर बम का धुआं धीरे धीरे असेंबली में फैल रहा था, उधर गगनभेदी नारों से असेंबली भवन गूंज उठा, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। ब्रिटिश शासन के खिलाफ पर्चे भी फेंके गए। इतना सब कुछ करने के बाद भी दोनों क्रांतिकारियों ने बच निकलने का कोई प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि अदालत में बयान देकर अपने विचारों से सबको परिचित कराना चाहते थे। बटुकेश्वर दत्त को बीके दत्त, बट्टू और मोहन के नाम से भी जाना जाता था। बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1908 को बर्धमान जिले जो पश्चिमी बंगाल में है के उरी गांव में कायस्थ परिवार में हुआ। इनकी स्नातक स्तरीय पढ़ाई पीपीएन कॉलेज कानपुर में संपन्न हुई। 1924 में कानपुर में ही आपकी भगत सिंह से भेंट हुई और कानपुर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में रहकर आपने बम बनाना सीखा। असेंबली बम कांड के बाद बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। 6 जुलाई 1929 को कोर्ट में दोनों ने संयुक्त बयान दिया। बयान के रूप में एक मार्मिक अपील का जनमानस पर प्रभाव पड़ा। लाहौर षड्यंत्र केस में भी दोनों अभियुक्त बनाए गए। दोनों क्रांतिवीरों को आजीवन कारावास की सजा हुई, जबकि पंडित मदन मोहन मालवीय सहित सुप्रतिष्ठित महानुभावों ने न्यायालय में आकर गवाही दी कि अभियुक्तों ने सभा भवन में जो आचरण किया था, उससे स्पष्ट होता है कि उनकी किसी के प्राण लेने का विचार नहीं था, लेकिन सैंडर्स हत्या केस में के कारण भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। बटुकेश्वर दत्त के विरुद्ध पुलिस कोई प्रमाण नहीं जुटा पाई, अतः दत्त को आजीवन कारावास की सजा के लिए अंडमान भेज दिया गया। जेल में दर्दनाक यातनाएं व अमानवीय व्यवहार के कारण दत्त ने 1933 और 1937 में ऐतिहासिक भूख हड़ताल की थी। इस कारण दत्त को जेल में बहुत सताया गया। दत्त ने अपने साथियों से कहा भी था कि मुझे फांसी की सजा क्यों नहीं हुई। तब भगत सिंह ने दत्त को एक पत्र लिखा। दत्त ने जेल में लगभग 72 दिन तक अनशन किया, जिसे तुड़वाने का प्रयत्न गणेश शंकर विद्यार्थी और नेहरू जी ने भी किया, लेकिन उनके प्रयत्न निष्फल रहे। अंत में यतीन्द्रनाथ की अनशन के कारण मृत्यु हो गई। दूसरे दिन कमेटी बुलाकर जेल के नियमों में सुधार किया गया। शायद गांधी जी के हस्तक्षेप से दत्त जेल से बाहर आ गए, अर्थात 1938 में रिहा कर दिए गए। काला पानी की सजा से गंभीर बीमारी लेकर लौटे दत्त ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया और गिरफ्तार कर लिए गए। 1945 में वे पुनः रिहा किए गए। आज़ादी के बाद नवंबर 1947 में बटुकेश्वर दत्त ने अंजलि से शादी कर पटना में रहने लगे।
इनकी एक पुत्री भारती बागची पटना में ही रहती है। देश की आज़ादी के लिए दर्दनाक पीड़ा झेलने वाले क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी बटुकेश्वर दत्त का जीवन स्वतंत्रता के बाद भी दंश, पीड़ाओं और संघर्ष की गाथा बना रहा और उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। यह एक महान क्रांतिकारी का दुर्भाग्य ही था कि स्वतंत्रता के खिलाफ पहले तो अंग्रेजों से लड़े और स्वतंत्रता मिली तो स्वतंत्र व्यवस्था और प्रशासकीय स्वतंत्रता से फिर लड़े। एक पुरानी कहावत है कि जीते जी मांड नहीं और मरे तो खाड। लेकिन दत्त के साथ तो इससे भी बुरा हुआ। देश की खातिर 15 साल जेल में पीड़ा सहने वाले दत्त को आज़ाद भारत में रोजगार मिला तो एक सिगरेट कंपनी में एजेंट का, जिससे वो पटना की सड़कों पर खाक छानने को विवश हो गए। बाद में उन्होंने बिस्किट और डबल रोटी का एक छोटा सा कारखाना खोला, लेकिन बाहरी किस्मत कि इसमें भी घाटा हो गया और कारखाना बंद करना पड़ा। कुछ समय टूरिस्ट एजेंट और बस परिवहन का भी काम किया। बदकिस्मती ने तो अभी साथ छोड़ा ही कहाँ था। इन कार्यों में भी असफलता ही उनके हाथ लगी। दत्त के जीवन के इस अज्ञात पहलू का खुलासा नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित किताब बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के सहयोगी के रूप में हुआ। अनिल वर्मा द्वारा लिखी गई यह संभवतः पहली ऐसी किताब है जो उनके जीवन का प्रामाणिक दस्तावेज होने के साथ साथ स्वतंत्रता संघर्ष और आज़ादी के बाद जीवन संघर्ष को उजागर करती है। 60 के दशक की बात है कि पटना में बसों के परमिट दिए जाने थे। सैकड़ों लोगों ने आवेदन किया हुआ था। इसी लाइन में बटुकेश्वर दत्त भी खड़े थे। जब वे पटना के कमिश्नर से मिले और अपना नाम बताया और कहा कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी है, तब कमिश्नर ने पूछा कि सर, आप स्वतंत्रता सेनानी है, ये मैं कैसे मान लूं? पहले तो स्वतंत्रता सेनानी वाला सर्टिफिकेट लाइए, तब मैं मानूंगा। इस बात से दत्त के हृदय को भारी आघात पहुंचा। देश को स्वतंत्र कराने वाले सेनानियों से ही पूछा जा रहा है कि कौन हो भाई। ऐसे में दत्त को भगत सिंह का लिखा वो पत्र याद आया जो शहीद आजम ने उन्हें अंडमान जेल में काला पानी की सजा काटते वक्त भेजा था। तब दत्त ने अफसोस जाहिर किया कि आप तीनों को तो फांसी की सजा और मुझे आजीवन कारावास मिला है। भगत सिंह ने लिखा था कि आप दुनिया को यह दिखाएं कि क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए मर ही नहीं सकते, बल्कि जीवित रहकर जेलों की अंधेरी कोठरियों में हर तरह का अत्याचार भी सहन कर सकते हैं। दत्त ने फिर यही सोचा कि काश मुझे भी फांसी की सजा मिली होती तो देश याद तो करता। परमिट वाली बात का पता चलते ही देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने उनसे माफ़ी मांगी थी। 1964 में बटुकेश्वर दत्त अचानक बीमार हो गए। पटना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दत्त के मित्र चमनलाल आज़ाद ने एक लेख में लिखा, क्या दत्त जैसे क्रांतिकारियों को भारत में जन्म लेना चाहिए? परमात्मा ने इतने महान सूरवीर को हमारे देश में जन्म देकर भारी भूल की है। खेद की बात है कि जिस व्यक्ति ने देश को स्वतंत्रता कराने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी, जो फांसी से बाल बाल बच गए, वह आज नितांत निंदनीय दयनीय स्थिति में अस्पताल में पड़ा एड़ियां रगड़ रहा है, उसे कोई पूछने वाला नहीं। इस लेख के बाद तो सत्ता के गलियारे में हड़कंप सा मच गया और तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री गुलजारीलाल नंदा और पंजाब के मंत्री भीमलाल सच्चर दत्त के मित्र आज़ाद से मिले। पंजाब सरकार ने 1000 रुपये का चेक बिहार सरकार को भेजकर वहां के मुख्यमंत्री के.बी. सहाय को लिखा कि यदि वे इनका इलाज कराने में सक्षम नहीं हैं तो वह उनका दिल्ली या चंडीगढ़ में इलाज का व्यय वहन करने के लिए तैयार है। बिहार सरकार की उदासीनता और उपेक्षा के कारण दत्त की हालत बिगड़ती जा रही थी। 22 नवंबर 1964 को उन्हें दिल्ली लाया गया। दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मुझे स्वप्न में भी ख्याल न था कि मैं उस दिल्ली में जहां मैंने बम डाला था एक अपाहिज की तरह स्ट्रेचर पर लाया जाऊंगा। उन्हें सफदरजंग अस्पताल में
भर्ती कराया गया। काला पानी की कठोर सजा सहन कर चुके दत्त का शरीर वज्र जैसा मजबूत हो चुका था। तभी तो बीमारी में भी भीषण वेदना झेल रहे दत्त अपने चेहरे पर शिकन भी न आने देते थे। पीठ में असहनीय दर्द के इलाज के लिए जाने वाले कोबाल्ट ट्रीटमेंट की व्यवस्था केवल एम्स में थी, लेकिन वहां भी कमरा मिलने की में देरी हुई। 23 नवंबर को पहली बार कोबाल्ट ट्रीटमेंट दिया गया और 11 दिसंबर को उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। जांच के दौरान पता चला कि दत्त को कैंसर है और उनकी जिंदगी के चंद दिन ही शेष बचे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री रामकिशन भी दत्त से मिलने पहुंचे और पूछ लिया कि कोई काम या कोई इच्छा हो तो फरमाए। दत्त ने छल छलाई आंखों से फीकी मुस्कान के साथ कहा कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरी यह अंतिम इच्छा है कि मेरा दाह संस्कार मेरे मित्र भगत सिंह की समाधि के बगल में किया जाए। उनकी बिगड़ी हालत देखकर भगत सिंह की मां विद्यावती को पंजाब से कार द्वारा बुलाया गया। भगत सिंह की मां दत्त को भी बेटे की तरह मानती थी। भगत सिंह के शहीद होने पर गर्व करने वाली मां अपने क्रांतिवीर पुत्र दत्त की यह दुर्दशा देखकर बहुत दुखी हुई। 17 जुलाई को दत्त कोमा में चले गए और 20 जुलाई 1965 की रात 1:50 पर बटुकेश्वर दत्त इस दुनिया को छोड़ गए। उनका अंतिम संस्कार उनकी इच्छा अनुसार भारत पाक सीमा के करीब हुसैनीवाला में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की समाधि के निकट किया गया। क्रांतिकारियों के बलिदान के कारण ही हम आज भारत में सांस ले रहे हैं। स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में क्रांतिकारियों की जीवनी भी शामिल करनी चाहिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्रता संग्राम के संघर्षपूर्ण और गौरवशाली कथाओं से वंचित रह जाएगा। धन्यवाद।